आज यहाँ सिर्फ डिबेट्स नहीं हो रही, एक नए भारत की तस्वीर तैयार हो रही है। वेलकम टू द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन नहीं आना चाहता, सांसद कौन नहीं बनना चाहता। और जब हम युवाओं को एक मौका मिलेगा युवा संसद में आने का, युवा सांसद बन के हमारे देश के पार्लियामेंट्री प्रोसेशन को जानने का, तो हम क्यों मना करें। इट इज़ इन आवर हैंड्स नाउ। वी शुड स्टार्ट टू क्वेश्चन, स्टार्ट टू थिंक and start to act. India is not becoming a global leader. India is reclaiming its position. जिस धरती पर इतने प्रेरणादायक हिस्टोरिकल लीडर्स रहे हो, अगर उस धरती का यूथ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में सोच के देश को पीछे छोड़ देगा तो काम नहीं चलेगा। ग्लोबल लीडर बनने की महत्वाकांक्षा भारत की कभी थी ही नहीं। हाँ, लोग मानने लगे वो विषय अलग होता है। पहली बार पोस्ट पैंडेमिक ये इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट और अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस बार ये यूथ लेड मूवमेंट एक नए भारत का लक्ष्य लेकर आया है। जरा सोचिए, 75,000 प्लस यूथ ने माई भारत पोर्टल पर अपने विचार रखे और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। और सबसे खास बात, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिजिटल रहा, जो ये दिखाता है कि गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी मिलकर किस तरह नए भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि स्टेट असेंबलीज के दरवाजे यूथ के लिए इस तरीके से खुले हैं, जिससे गवर्नेंस और यूथ के बीच की दूरी कम हो रही है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ आए कुछ पार्टिसिपेंट से और पूछते हैं उनसे व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस हियर इन यूथ पार्लियामेंट 2025. What has brought you to youth parliament and how has your experience been so far? So, Vanakkam, Namaste. This is a way where I show my patriotism for my country by representing my state, where I can speak for the nation. And my experience here, I would surely say there was a lot of learning experience, starting from visiting the parliament and now seeing the speeches. And I would surely say that all the youth must surely take part in the youth parliament. This is surely a big experience and an opportunity. पार्लियामेंट कौन नहीं आना चाहता, सांसद कौन नहीं बनना चाहता। और जब हम युवाओं को एक मौका मिलेगा युवा संसद में आने का, युवा सांसद बन के हमारे देश के पार्लियामेंट्री पोजीशन को जानने का, तो हम क्यों मना करेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि हमारी जो नीतियाँ हैं, जो हम ग्राउंड लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, वो बनती कैसे हैं, वो आधार में कैसे आती हैं और लोगों तक कैसे पहुँचती हैं। तो उस प्रोसेस का हिस्सा बनना मुझे लगता है कि हर यूथ का सपना होता है और हर कोई इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है। मुझे लगता है हम सब बदलाव चाहते हैं, तो युवा एक ऐसा कैटलिस्ट बन सकता है उस चेंज के लिए जो हम देखना चाहते हैं, और क्यों ना उसको खुद के जरिए आगे बढ़ाया जाए और एक ऐसे मंच पे आया जाए जहाँ पे उस चेंज को हम लागू करा सकते हैं। संसद को क्यों नहीं आना चाहता। संसद में हमारे देश की नीतियों का और नीतियों के साथ ही देश की प्रगति का कार्य संपन्न होता है। कानून मात्र यहाँ नहीं बनते, यहाँ की दीवारों में भी वो आवाज़ें गूंजती हैं जो इसके देश के महापुरुषों ने गुंजायमान की थी। तो वो ज्वाज्वल्यमान होती हुई आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। अगर हम दिल से सुनना चाहे तो बिल्कुल वो अनुभव होता है यहाँ पे आके। Being a speaker right from my childhood times, so coming to such a nice platform and giving my views to the parliament, to the politicians, to the government of India is something which can be appreciated. The government efforts where they are asking for the youth's ideas to come and represent themselves, their ideas, their views for the betterment of our country is something which motivated me to come here and of course to see the parliament in reality. So has this experience changed your perspective of government and governance? My perspective for the government has changed and has elevated to a huge, large level. And I have learned a lot of things, as I told earlier. हम ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बस सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ इतने सारे चीज़ें हो रही हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक्चुअली जब हम यहाँ आए और हमने यहाँ के प्रोसेस को देखा, तब हमें पता चला कि यहाँ जो लोग हैं वो भी सतत प्रयास कर रहे हैं हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने में। तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी थोड़ी अलग हो जाती है। हम उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते और वो हमारी समस्याओं को नहीं समझ पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार काम नहीं कर रही है और लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर रही है। यहाँ सब काम हो रहा है। हमने खुद आके देखा, हमने एक्सपीरियंस किया, तो हमें पता चला कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली। गवर्नमेंट ने एक ऐसा मंच दिया युवाओं को जहाँ पे वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने विजन को आगे रख सकते हैं और प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में क्या होता है क्या नहीं होता है। वी ऑलवेज से ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट वी नीड टू चेक कि अगर कोई एमपी यहाँ पे बैठ रहे हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे एक सुविधा नहीं ले रहे सरकार की, बल्कि वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारी प्रोसीडिंग, क्योंकि वो 24-24 घंटे काम करते हैं। अगर यहाँ की प्रोसीडिंग्स में आप बैठेंगे, इसको समझेंगे, तो 3-3 बजे तक कभी कभी चलती है प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज़ जानने का और समझने का बहुत बड़ा अनुभव रहा। एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल कर एक राज्य को
प्रस्तुत करना एक नेशनल पटल पे, ये बहुत बड़ी बात है। आज संसद के अंदर वो विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको आगे चल के देश की प्रगति में सहयोग देना है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हो पाता था कि देश की संसद के अंदर विद्यार्थियों को बुलाया जाए। जब से एक नई सरकार इस देश में आई, एक गवर्नेंस बना, जिसे हम कहते हैं कि राज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ, उस राज्य व्यवस्था के चलते हुए इस देश के युवा हों, चाहे नारी सशक्तिकरण का विषय हो, चाहे बेरोजगारों के लिए विषय हो, और चाहे अन्य जितने ही क्षेत्र हो, सबके लिए सरकार एक नई नीतियों के साथ कार्यवाहन कर रही है। My perspective of governance has changed a lot after coming here. Not just about the governance, about how we look at it, how people look at it, and there are many perspectives, so many young minds, and this has changed a lot. And we have many speakers speaking here, many people, MPs have come here, and their views we have heard, and we've got to know ki we need to follow them a lot more in order to know what is happening in the country. And yes, it has changed a lot for me. So while coming here and getting to know the real essence of what the policy really means, and getting the different perspective from different people and how they process, basically got me a real understanding of what the governance and what the policies are exactly meant to be. By 2047, India becomes number one country in the world. So what do you think will be the youth's role in taking India towards that goal? The youth's role will play a major role, just like how this youth parliament has given an opportunity for many youths from different states. They are different states, different tongue, they speak different languages, but they all have just single thought that Ek Bharat Shrestha Bharat should be a Viksit Bharat. So I'm very sure that this youth parliament, a huge opportunity for many youth, is going to help our nation to be our number one. देखिए, इस टाइम हम यूथ हैं, अभी हम उस एज गैप में आते हैं, तो अभी हमारा जो काम है वो है कि इंडिया को विकसित भारत बनाना। लेकिन 2047 तक हम उस एज ग्रुप में होंगे जब हम यूथ नहीं होंगे, और हमारे आगे वाली जो युवा पीढ़ी है वो यूथ के लाइन में होगी। तो उस टाइम देखिए, एक पोजीशन को हासिल करना शायद सरल हो, लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। तो उस टाइम के यूथ से हमारी सभी की एक कल्पना वो यही रहेगी कि जो पोजीशन हम बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, वो अगर बन जाती है और बनेगी, तो उसको वो मेंटेन करें आगे और हमारी विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारा भारत सबसे बड़ा युवा पॉपुलेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूथ लीड करेंगे तो एक ट्रांजेक्शनल चेंज ला सकते हैं। If we see all the developed nation, why we are developing? Because still youth need to work more on our progress. So अगर नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मुझे 1 लाख युवाओं को राजनीति में उतारना है जो राजनीतिक बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो उनको इस चीज़ को समझ आएगा। जब वो ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक जाएंगे तो वो ग्राउंड की समस्याओं को अपर लेवल तक उठा के उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इस देश का युवा हमेशा से योग्य रहा है, पर कहते हैं ना, जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी की चर्चा आती है, रामायण का एक पार्ट है उसको सुंदरकांड कहते हैं, उसमें हनुमान जी अपनी शक्तियों को विस्मृत किए हुए बैठे हैं। वैसे इस देश का युवा अपनी अपार शक्तियों को, जो वैदिक काल से चली आ रही हैं, वो संस्कृति को विस्मृत कर चुका है। बस कोई जामवंत की आवश्यकता है जो कहे उठो हनुमान और रास्ता नापो। वही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस देश के युवाओं को जामवंत बन के, हनुमान बना के इस देश के युवाओं को राम का, यानी धर्म का, यानी नीति का और निर्मूलन का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं निसंशय इस बात को मानता हूं कि इस देश के युवा आने वाले 1947 से 2047 के ये शतक वर्ष को स्वर्णिम महोत्सव, अमृत महोत्सव अभी हुआ था, अमृत महोत्सव स्वर्णिम महोत्सव की यात्रा इस देश के युवा ही तय कराएंगे। इस बात को स्वीकार करता हूँ। Yes, India will surely become a developed country by 2047. That is why we are working now. Youth's role is the most important. I mean, one of the most important, because India is a young country, right? So if we start working, if we start taking responsibility, then I think we will be able to bring even faster growth to the country. It is in our hands now. We should start to question, start to think, and start to act. Once we do that, instead of ignoring things, if we start to just try to involve in things, then I think we will be a Viksit Bharat. And even after becoming a Viksit Bharat, we can take our India far more further. And Viksit Bharat is not our destination. It's just a milestone. We have a lot more to do. You just mentioned about our Prime Minister, PM Modi. So what is that one quality of him that you like the most? Our Honorable Prime Minister Narendra Modi, with his consistent movements on how to develop our country, is something really inspiring, just as how he revealed the 11 Sankalpas of resolutions. So the consistency of how he wants to develop our country is something that I find it very inspiring, and obviously his orating skills is something really role model for me. Our PM is full of qualities, and if you are talking about one particular quality, then I must say his dedication.
वो जो निरंतर काम करते हैं बिना थके, अपनी भूख प्यास, अपनी जो पर्सनल उनकी नीड है उनको अलग रख के वो जो देश के लिए काम करते हैं, अपने परिवार को अलग रख के देश के लिए काम करते हैं, वो जो डेडिकेशन है उनका, ये बहुत प्रेरित करता है मुझे, और मैं उनसे यही प्रेरणा लेती हूँ कि मैं भी अपने देश के लिए इसी प्रकार काम कर पाऊँ। मुझे लगता है परसिवेंस एंड द विजनरी लीडरशिप दैट ही हैज़, बिकॉज ही इज़ वर्किंग 24/7 फॉर इंडिया एंड ही हैज़ ओनली वन गोल टू मेक इट विकसित भारत 2047। उनकी अनेक क्वालिटियाँ हैं, अनेक गुण हैं, और कहते हैं कि गुणों की कई बखान हो सकते हैं, पर उनका सबसे सुंदर बखान ये है कि उनके अंदर विनम्रता, विनयशीलता और एक इस बात के साथ कि वो ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ पाते हैं। वो युवाओं के साथ बैठते हैं तो उनके लहजे में बात करते हैं, वो वृद्धों के साथ बैठते हैं तो उनके लहजे में बात करते हैं, वो गरीब के साथ बैठते हैं तो उनके समकक्ष हो जाते हैं, वो अमीरों के साथ बैठते हैं उनके समकक्ष हो जाते हैं। जब हमको टीवी पे देखते हैं कि आज वो अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक भारत की प्रतिस्पर्धा के रूप में हमारे भारत की प्रतिबद्धता स्थापित करते हैं, तो देखने को मिलता है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के साथ मन जोड़ पाते हैं, इसलिए वो मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। The way he connects to people, the way he speaks, I mean, that's just mesmerizing, motivating. It's everything. Endurance, persistence, and willpower. Just a beam of ray. He is a wave, just like a light. When it strikes to any object, it scatters in different directions. This is PM Modi. What is it about India's democracy जो हमें दुनिया से अलग बनाती है when compared to the entire world? What is so different about India as a democratic country? Secularity. The most different thing is secularity, because India is the only secular nation. बाकी सारे देशों का अपना अपना धर्म है, संप्रदाय है, लेकिन इंडिया एक भारत, जिसे हम कहेंगे भारत, एक ऐसा देश है जो सभी धर्म तो है, ये धर्म संप्रदाय के लोगों को एक छत्र के नीचे इकट्ठित करके रखता है, एकत्र करके रखता है। I feel the fundamental rights that we're getting, it is a whole and soul that makes us to come till here. भारत की डेमोक्रेसी जो है वो एक इमारत के समान है। आपने जैसे कहा कि भारत की ये लोकतंत्र की इमारत 4 स्तंभों पर खड़ी है। ये जो संसद होती है इमारतों पे खड़ी होती है, स्तंभों पे खड़ी होती है। वैसे ही इस देश के संविधान निर्माताओं ने कहा कि इस देश की संसद की इमारत 4 स्तंभों पे खड़ी है, लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है। एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और आप लोग यानी मीडिया। तो ये 4 स्तंभ होते हैं एक लोकतंत्र के लिए, और ये लोकतंत्र के चारों स्तंभ लोकतंत्र के लिए पूर्ण समर्पणता के साथ कार्य करते हैं। इस देश का मीडिया हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, ये लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अपने अपने उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। जहां कोई गलती करता है उसको दूसरा टोक देता है, जहां कार्यपालिका बिगड़ती है वहां न्यायपालिका सुधारती है, और जहां विधायिका बिगड़ती है वहां मीडिया माइक लिए खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पिलर को हिलने नहीं देते। इसने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की इमारत जर्जर नहीं हो पा रही, जो अन्य देशों में हम देखते आ रहे हैं। India's democracy is one of the oldest ones. We have had sabhas and samitis since Indus Valley civilization. Later, we are a country who live in harmony. So everybody's opinion were being taken then, are being taken now, and will be taken in future. It is an inclusive society. We have to be included. See, India is the mother of democracy. When I talk about Sabha and Samiti, we have always proceeded with the notion Jananam Sangati Shreshta Raja Tatra Pratishtitah, where we were always electing our representatives. Whether you talk about the Vedas in the Vedic era, or the Arthashastra in the modern empire, or maybe the Manu Samriti, which was being followed in the Gupta Empire or in the different terms, or even if we talk about the republics which were there in Mahajanpada. For example, Buddha was born in Kapilavastu, which was itself a republic state. Being from a king's family and becoming such a spiritual person is something, the diversity which we always had. So how do you see India's rise in the world, and why do you think India is being considered a global leader now? From leading and hosting G20 summit, आप कोविड के दौरान देखिए हमने और कंट्रीज़ की मदद की, हम एक दूत बने उनके लिए। तो हमने अपने आप को एक सेट प्लेटफॉर्म पे कर दिया है जहाँ हम ये चीज़ शो कर रहे हैं कि येस वी आर लीडिंग एंड विद इन 2047 वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत 2047। इसके पीछे की वजह है द इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन, दैट इज़ द मोस्ट डेवलपिंग पॉपुलेशन, जो कि यूथ की है। क्योंकि इस टाइम पे, इस वक्त काल में देखा जाए तो भारत के पास ही सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव है।
और दूसरी बात ये है कि एक काल चक्र होता है जो कि हम देखते आ रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री से कनेक्ट करें तो मिडिल ईस्ट से चलते 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 डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो वक्त है वो बदलता गया और अब ये वक्त है भारत का। ग्लोबल लीडर बनने की महत्वाकांक्षा भारत की कभी थी ही नहीं। हाँ, लोग मानने लगे वो विषय अलग होता है। हम तो सदैव विश्व गुरु के पटल पर रहे हैं और गुरु का स्थान कभी भी लीडर बनने का नहीं होता। हमें नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम नेतृत्व कौशल निर्माण करने वाले देश रहे। इस देश में लोग शिक्षा ग्रहण करने नालंदा तक्षशिला आते थे यहाँ से नेतृत्व कौशल धारण करने के लिए। ये देश ने कभी किसी के ऊपर परतंत्रता, किसी के ऊपर शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किया। ये तो दिलों को जीतने वाला देश रहा है, ये संस्कृतियों को जीतने वाला देश रहा है। तो हमें नहीं लगता कि किसी का नेतृत्व या लीडर बनने की भारत को आवश्यकता है। हाँ, विश्व उस दृष्टि से देखता है क्योंकि हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखते हैं। पर विश्व, जहां विश्व में पूरी दुनिया को बाजार माना जाता है, वहीं भारत में विश्व को परिवार माना जाता है। India is not becoming a global leader, India is reclaiming its position. We have had one of the extensive civilization, that is Indus Valley civilization. We have had the extensive long written constitution. We have had the indigenous value systems. The Nalanda University, that is the world's largest and the first university we have. So everything from the ancient past, India have been excelled, India has been flourished, India has been consistent enough. India was always the global leader, the Vishwa Guru, and talking about not only this historical aspect, but also if we talk about the economic aspect, if we talk about the metallurgy, if we take the metallurgy of the ancient India, it was so special, it was so scientific. There was no lack or loophole in those things. So India was always the Vishwa Guru, whether it was in the terms of the yoga or in the terms of the spirituality, in the terms of the peace, in terms of the environment. What makes you so optimistic about India's future? Seeing the energy of all the youth from different states is surely giving a lot of optimistic energy. The way they speak, the way everyone have that spirit of, you know, just as I told that the patriotism in everyone's blood, it was surely seen that itself gives us an optimistic energy, and the way how they conducted the event and everything is surely an optimistic energy. मैं युवा हूँ, मुझे सोचना चाहिए अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, और एक युवा होने के नाते, क्योंकि इसी पीढ़ी में सबसे गर्म और जोशीला खून होता है। हमारे हिस्ट्री में अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, भगत सिंह हैं जो कि 22-23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी ले ली। वो चाहते तो अपने घर परिवार, अपनी बहनों की शादी की चिंता कर सकते थे, पर उन्होंने बलिदान देना उचित समझा अपने देश के लिए। तो ये जो हमारी आज जो हम फ्रीडम बोलते हैं जिसको, इसकी जो नींव है वो हमारे जो हिस्टोरिकल लीडर्स हैं उनकी अस्थियों पर बनी हुई है। तो हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जिस धरती पर इतने प्रेरणादायक हिस्टोरिकल लीडर्स रहे हों, अगर उस धरती का यूथ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में सोच के देश को पीछे छोड़ देगा तो काम नहीं चलेगा। कि 1000 साल तक गुलामी में रहने के बावजूद ये देश मिटा नहीं, इसकी संस्कृति मिटी नहीं। आस पड़ोस में नज़र घुमाइए तो चाहे पर्शिया में देखिए, चाहे आप बगदाद में देखिए, चाहे मेसोपोटामिया में देखिए, चाहे इंडोनेशिया में देखिए, जहाँ जहाँ ये आक्रांता पहुँचे वहाँ संस्कृतियों का नाश हो गया। ये भारत वो संजीवनी धारण करता है, वो अमृत धारण करता है जो कभी नाश नहीं होती। और उसके लिए एक पंक्ति मुझे ध्यान आती है, बहुत सुंदर वो पंक्ति है कि यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहाँ से, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। अरे कुछ बात तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में उठाई गई बातें, डिस्कस किए गए आइडियाज सिर्फ सेंट्रल हॉल तक सीमित नहीं रहेंगे। ये देश के हर कोने तक पहुंचेंगे और एक नए भारत का ब्लूप्रिंट तय करेंगे। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं, भारत के युवा सिर्फ कल के लीडर्स नहीं, आज के चेंज मेकर्स भी हैं, और ये यूथ पार्लियामेंट उसी थॉट को एक रियलिटी बना रहा है। टेल अस इन द कमेंट्स कि अगर आपको एक पॉलिसी बनाने का मौका मिले तो आप भारत के लिए कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।